चलिए ध्यान से देखिए, समझिए। आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला पोर्शन जो तुम्हारे सामने रख रहे हैं, उसके पहले एक छोटा सा टर्म आपको बता दें। आप है ना किसी दुकान से एक सेल खरीद के लाएं, उस सेल के ऊपर लिखा था 6 वोल्ट। आप उस सेल के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा के देखिएगा। ऐसा वोल्ट मीटर रहता है, बॉक्स रहता है, वो वोल्ट मीटर होता है, उसका 2 ऐसे वायर निकला रहेगा, उसको सेल के दोनों तरफ लगाओगे ना तो वो 6 वोल्ट रीड करेगा। ठीक, हम आपको कुछ फेनोमेनन समझा रहे हैं, समझिएगा, फिर उसके बाद पढ़ाई करने में आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब आप उसी सेल को टॉर्च में डाल दीजिए, टॉर्च जलाइए, टॉर्च जलाए रखना है, और फिर आप वोल्ट मीटर लगा के मेजर कीजिएगा ना तो अब 6 वोल्ट नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो क्या हो रहा है इसमें, तुम वही चीज समझने जा रहे हो। ठीक है, और जब आप उसी पर्टिकुलर सेल को चार्जिंग कंडीशन में डाल दो, मतलब चार्जर में डाल दो, वो चार्ज हो रहा है, और उस समय वोल्ट मीटर लगा के अगर मेजर करोगे ना तो 6 वोल्ट से ज्यादा आएगा। ये सब जो फेनोमेनन आपके साथ सेल के साथ हो रहा है कि जब उससे आप करंट ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो सेक्शन है वो कम आ जा रहा है, ये सब उसी के बारे में आप सीखने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी बैटरी मेरा 2 तरह के सर्किट में होता है। ये मेरा बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में तो हम आपको पहले से भी बता रखे हैं। आप जब ये स्विच ओपन रखते हैं, तो कोई भी वोल्ट मीटर सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करता है वो सेल का ईएमएफ कहलाता है। कोई भी वोल्ट मीटर जब ये ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट वर्ड का मतलब होता है कि देयर शुड नो एनी करंट फ्लोइंग थ्रू सेल, सेल से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। अगर सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस समय अगर कोई वोल्ट मीटर मेरे बैटरी के दोनों एंड्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा तो उसको उसका ईएमएफ कहते हैं। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज ईएमएफ ऑफ सेल, वो सेल का ईएमएफ है। किस सर्किट में होना चाहिए? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? करंट 0। तो अभी जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो हमारा कहलाता है ईएमएफ ऑफ सेल। आप अगर इसी पर्टिकुलर सर्किट में नीचे वाले स्विच को क्लोज कर दीजिए, और स्विच को जब आप क्लोज कीजिएगा तो देयर इज सम करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दैट सर्किट। सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, अब अगर आप इसके अक्रॉस में कोई वोल्ट मीटर लगा के आप अगर उस रीडिंग को मेजर करते हैं तो याद रखना कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब जो हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर इस टर्मिनल वोल्टेज को आप यहां पर भी से दिखाएंगे, और ये 2 कंसेप्ट में 2 जगह बराबर होगा। जरा देखना, रीड करना। अगर ये करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहां से यहां तक क्या लिखेंगे? E माइनस आई आर। तो एक ये बराबर है E माइनस आई आर का, और दूसरा यही भी नीचे, चलो नीचे, क्या ये आई आर के बराबर है? देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2 तरीके से तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, एक ऊपर वाले सर्किट में और एक नीचे। ऊपर वाले सर्किट में है कैपिटल E माइनस आई स्मॉल आर, और नीचे वाले सर्किट में है I इंटू कैपिटल आर। तो टर्मिनल वोल्टेज को दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो या E माइनस आई इंटू स्मॉल आर लिख सकते हो। ठीक है, होता क्या है ना कि इन दोनों में एक प्रॉपर रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। टर्मिनल वोल्टेज
ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, चार क्वांटिटी है यहां पर। इन चारों के बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्किट इक्वेशन। सर्किट इक्वेशन, वो सर्किट इक्वेशन क्या है, थोड़ा समझा जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा इस सबसे। सर्किट इक्वेशन देखिए, अगर आप V इक्वल्स टू IR लिखते हैं और आप अगर चाहें तो इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। देखिए V इक्वल्स टू IR का यूज नहीं करना है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, सही है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ईएमएफ है E, तो क्या हम इस I को लिख सकते हैं E बाई R प्लस R, सही जा रहे। अगर हम I को हटाना चाहें, अगर हम I को हटाना चाहें तो I के जगह हम V बाई R लिख सकते हैं। V बाई R इज इक्वल टू E बाई R प्लस R, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। हम आपको क्या बोले, हम लोग एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच, तो आपको I बीच से हटाना है। I को आप हटा दिए, अब आप इनको थोड़ा सॉल्व करके स्मॉल r का वैल्यू लिखिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर ले आइए। R प्लस R बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू E बाई V, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू E बाई V, और आपके पास आता है स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू E बाई V माइनस 1, therefore small r is equals to capital R E by V minus 1. This is called circuit equation. तुमको बहुत बार ऐसा केस मिलेगा जहां सेल का ईएमएफ दिया रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज दिया रहेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टर दिया रहेगा और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, डायरेक्ट इसका यूज कीजिए, सही है, सर्किट इक्वेशन इसको कहते हैं। अब एक चीज समझो, मेरा सेल जरूरी नहीं है कि हमेशा ओपन सर्किट में ही हो या फिर हमेशा डिस्चार्ज ही हो रहा हो। कोई भी सेल का तीन कंडीशन बनता है, हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से समझो। सेल इन ओपन सर्किट, क्या इस ओपन सर्किट वर्ड का मीनिंग क्लियर है अभी आपके पास? देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट। आपके पास ये सेल है, ये भाई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस केस में आपका फ्लो करने वाला करंट 0 है, तो ये वो केस है जहां ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम होता है। ये वो केस है जहां ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज किसी सेल का सेम होता है। जितना ईएमएफ है 6 वोल्ट है, तो टर्मिनल वोल्टेज भी 6 वोल्ट है। अगर हमारे पास सेल इन डिस्चार्जिंग सर्किट, सेल जो है वो डिस्चार्जिंग सर्किट में है। देखो डिस्चार्जिंग सर्किट क्या है, डिस्चार्जिंग सेल उस समय होता है जब बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकले। अगर किसी सेल के निगेटिव में करंट इंटर कर रहा है और पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो बैटरी उस समय डिस्चार्ज हो रहा है। याद करो, पढ़ाया गया था वर्क डन बाय सेल। तो सेल कब काम करता है? जब उसके प्लस से चार्ज निकले, जब उसके प्लस से करंट निकले, इस समय बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्जिंग करंट I है। अब आप देखिए, इस पॉइंट A से लेके इस पॉइंट B तक अगर आप पोटेंशियल का डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो किरचॉफ्स के रूल के हिसाब से VA नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो प्लस E, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस IR, क्या इतना करके हम लोग VB पे पहुंच जाए? तो A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR is equals to potential of B minus potential of A, or you can write that E minus IR is equals to V, टर्मिनल वोल्टेज, दोनों टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज। तो ऐसी सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस IR। बताओ टर्मिनल वोल्टेज इस केस में बड़ा है या EMF?
ईएमएफ बड़ा है, टर्मिनल वोल्टेज छोटा है। ईएमएफ बड़ा है, टर्मिनल वोल्टेज छोटा है, करेक्ट ना? अब सोचो कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो, देखो जैसे अभी पावर सप्लाई है रूम में, तो जो यहाँ का इन्वर्टर का बैटरी है वो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है। करंट कट जाए तो इन्वर्टर का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये केस डिस्चार्जिंग। अब मान लीजिए करंट आ गया है, मेरा बैटरी वापस से चार्ज हो रहा है, तो चार्जिंग ऑफ सेल उस समय होता है, बैटरी उस समय चार्ज होता है जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर करे, ऐसे करंट मूव करे। ये बैटरी का चार्जिंग केस है। बैटरी का चार्जिंग केस का मतलब है प्लस में करंट इंटर करेगा। बैटरी का डिस्चार्जिंग केस का मतलब है प्लस से करंट बाहर निकलेगा, ठीक है? अब यहां पे लगाइए लूप रूल, मतलब जो आप किरचॉफ्स का रूल पढ़े हैं ए और बी के बीच। बी ए निगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर शुड बी इक्वल्स टू वी बी। तो आपको मिला ई प्लस आई आर इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। आप इसी को लिख सकते हो भी, देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। समझिएगा ध्यान से, जो बोल रहे हैं इसको सुनिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा या बराबर हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्किट में सेल किस कंडीशन में है। अगर मेरा सेल ओपन सर्किट में है तो सेल का ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर है। अगर ईएमएफ 6 वोल्ट है तो टर्मिनल वोल्टेज भी 6 वोल्ट है। अगर वही सेल करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दे, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे केस में सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम आएगा, और अगर वो चार्ज होना स्टार्ट कर दे तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा आएगा, ठीक है? क्या आप इस पूरे रिलेशन में एक चीज पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहां स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जबरदस्त फॉलो हो रहा है। टर्मिनल वोल्टेज को अगर आप वाई एक्सिस पे रखते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सपोज आप इंटरनल रेजिस्टेंस या करंट को रखते हैं, तो देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, बस इसका स्लोप नेगेटिव है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, बस इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो हम इसी को यहां नीचे बना देते हैं, जस्ट यहीं पे जगह है। तो आप यहां देखिए ऐसे, अगर ये मेरा भी है और यहां पे करंट है, तो हम ऐसा ग्राफ एक बना रहे हैं। ये ग्राफ है, ये टच कर रहा मान लो 6, और आगे जाके हम तुमको ऐसे ही दिखा दिए, थोड़ा समझना अच्छे से। हाँ, ये 0 है, यहाँ पे 10 एम्पियर है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इसको टच कर रहा है सपोज 20 पर। क्या आप इसको देख के बता सकते हैं सेल का ईएमएफ कितना है? क्या आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं सेल का ईएमएफ कितना है? जल्दी बोलिए, बोलिए 6, बोलिए 6। क्यों 6? इंटरसेप्ट तो बात का बात है, वो तो मैथमेटिक्स। ये 6 उस समय है जब I 0 है, तो I 0 है तो जो भी है वही E है, या जो E है वही D है। नहीं समझा? तो यहां I 0 है तो ये 6 है, तो जो 6 है वही EMF है। अब आप जब जब करंट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा भी बढ़ते जा रहा है, ई नहीं बढ़ रहा है, ई तो वही 6, भी बढ़ते जा रहा है। ये चार्जिंग सर्किट का सेल है या फिर डिस्चार्जिंग सर्किट का? चार्जिंग है, तभी इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये समझना। अगर हम बोल दें कि बताओ जी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, हाउ यू कैन फाइंड दैट? फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप। ये क्या है? ये स्लोप ही है ना? अरे यार तुम लोग सोच नहीं पा रहा है। y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। अब तो सोचो, y इंटरसेप्ट E है जो 6 है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे I है मतलब x I है, तो m क्या है? R है। स्लोप कैसे निकालेंगे सर? यहां से ऐसे लाइन खींच देते सर, और ये tan थीटा फाइंड आउट कर देते।
tan थीटा निकालने के लिए मेरा परपेंडिकुलर 14 होगा और मेरा बेस 10 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है 14/10 दैट इज 1.4 ओम। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और जब आप देख रहे हैं कि ये ऐसे बढ़ रहा है तो आपको डिसीजन भी लेना पड़ सकता है कि ये चार्जिंग सर्किट का सेल है या फिर डिस्चार्जिंग का, तो चार्जिंग का। अगर ये डिस्चार्जिंग रहता तो ये नीचे की तरफ जाता, इसका स्लोप नेगेटिव होता। क्लियर है? नोट करो यहां तक। देखिए ये तुम्हारे पास एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट को पहले एनालाइज करो, समझो। इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो। अगर हम तुमसे रफली ऐसे ही पूछ ले कि ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, ए और बी पॉइंट के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो 4 वोल्ट से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? कैसे पता? बड़ा बोल रहा तो कैसे बोल रहा? हाँ बोलो। हाँ तो छोटा ना आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो छोटा आएगा। अच्छा आप पहले ये बताइए कि यहां पे इस पूरे सर्किट में सबसे बड़ा सेल कौन है? 20 वोल्ट नीचे, और कहीं तो कोई पजलिंग नहीं है। आप देखिएगा कि ऊपर वाला जो तीनों है वो मिलके क्लॉकवाइज करंट सेंड करना चाहता है और नीचे वाला अकेले जो 20 वोल्ट है वो चाहता है एंटी क्लॉकवाइज सेंड करना, लेकिन 20 वोल्ट वाला बड़ा है तो जीतेगा भाई। अब आपको ये सब बात भी समझना है। किरचॉफ्स रूल से बनाइएगा, कहीं से भी करंट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी अब लगाना है। ऊपर से 6 और 4 10 और 2 12 आ रहा है। जो 12 वोल्ट है वो करंट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, लेकिन 20 है वो घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। कौन जीतेगा? 20 वोल्ट जीतेगा। तो थोड़ा ऐसे सोचना है। अब 20 वोल्ट जीतेगा, इसके हिसाब से करंट चलेगा, और जब इसके हिसाब से करंट चलेगा तो ऊपर वाला तीनों बैटरी चार्जिंग केस में आ जाएगा। बोलो सही है? 20 वोल्ट डिस्चार्जिंग केस में आ गया, ऊपर वाला कोई भी सेल पकड़ लो, सब क्या आ गया? चार्जिंग केस में आ गया। तो ऊपर वाले किसी भी सेल के अक्रॉस का अगर टर्मिनल वोल्टेज तुमसे पूछा जाए ना तो वो उसके ईएमएफ से ज्यादा आएगा, लेकिन नीचे वाले 20 वोल्ट के अक्रॉस में अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाए तो ईएमएफ से कम आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? ये चीज आपको भी पीछे पढ़ाया जा रहा था। अभी जरा गौर कीजिएगा, अगर हम तुमको आई बोले निकालने के लिए, कुछ हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से लूप रूल लगा दो। देखो आराम से चलो, यहां से चलो, निगेटिव से पॉजिटिव +20, करंट के डायरेक्शन में -IR, यहां करंट के डायरेक्शन में -IR, पॉजिटिव से नेगेटिव -2, करंट के डायरेक्शन में -IR, पॉजिटिव से नेगेटिव -6, करंट के डायरेक्शन में -IR, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव -4, नीचे देखो करंट के डायरेक्शन में -10 इंटू आई, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्या इसको सॉल्व करके आई निकाल लें? देखो 20 है, 20 में से 2 गया, 6 गया और 4 गया, 6 4 10 2 12, कितना बचा? 8 8 -4i 5 7 8 और 10 18, -18i विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास करंट का वैल्यू आ गया 8/18, दैट इज 4/9 एम्पियर। ये करंट आ गया। अब अगर तुमसे कोई बोले कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो मान के चलिए कि बी से ए या ए से बी आपको क्या माइनस करना है वो सोच लीजिए। चलिए ए से बी चलते हैं। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए से चल के बी तक जाओ, बी ए, निगेटिव से पॉजिटिव बोलो +4, करंट के अपोजिट में +IR इज इक्वल टू बी पे पहुंच जाएंगे। तो 4 प्लस आई के जगह पे 4/9 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। आराम से सॉल्व कर दीजिए, जो आए वही आंसर। बोलो ठीक है? सब समझ पा रहे हो? तो ऐसे चीज है ना, लेके चलना होता है।
चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इसको पहचानना इंपॉर्टेंट है कि कब क्या हो रहा है। अभी अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास एक सर्किट बनाते, देखो जरा ध्यान से, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 6 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, और ये मान लो 27 वोल्ट है, 27 वोल्ट। यहां पे ये 10 ओम है, ये मान लो 1 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल सब है। और यहां मान लो सपोज ये 18 वोल्ट है, 18 ओम, ये R2। यहां पे एक स्विच है S1, यहां पे एक स्विच है S2। जब हम S1 को क्लोज करेंगे, जब हम S1 को क्लोज करेंगे तो 15 वोल्ट के अक्रॉस का जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो 15 वोल्ट से ज्यादा होगा या 15 वोल्ट से कम होगा। S1 को क्लोज किए, S2 को नहीं, S1 को क्लोज किए। अगर हम S1 को क्लोज करेंगे, केवल S1, तो 15 वोल्ट के अक्रॉस का जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो 15 वोल्ट से बड़ा होगा या छोटा? कसके बोलो, कसके। क्यों? बिल्कुल सही। अगर आप S1 को क्लोज कीजिएगा ना तो ये 15 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट, दोनों अपोज कर रहा है तो जीतेगा ये, तो इससे करंट निकलेगा, इधर इंटर करेगा। तो उस समय ऊपर वाला 6 वोल्ट चार्ज हो रहा है और 15 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है। बनाने का तरीका होगा, इसको लेके सॉल्व कर देना, और यहां सीख चुके हो कैसे बनेगा, ठीक है। और अगर आप S1 को ओपन करके S2 को क्लोज कर दिए तो अब ये 27 बड़ा है, 27 से करंट निकलेगा, इसमें ऐसे जाएगा। अब मेरा वही 15 वोल्ट क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो उस बार जो आप पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे वो मेरे 15 वोल्ट से ज्यादा होगा। बनाने का तरीका एकदम सिंपल रखना, ऐसे ही बनता है हर बार। किरचॉफ्स रूल इज द बेस्ट मेथड। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा क्वेश्चन, जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है, वो इसी तरीके से बनता है। उसमें सीरीज पैरेलल बहुत आसानी से या फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, उसमें आपको सोच समझ के हर बात तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से समझ के। अब देखो थोड़ा सा ट्रिक डेवलप करो। हम आपको लास्ट में बोल रहे थे कि किरचॉफ्स रूल में कहीं से भी करंट निकाल दो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो आंसर जब आएगा ना तो I माइनस में आ जाएगा। और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर कोई यूज कर ले तो वो आंसर प्लस में आएगा। कॉमन सेंस मतलब सर यहाँ ये बड़ा है ना सर, तो बड़ा वाला से निकाल लेते करंट और छोटे वाले में इंटर करा देते हैं, ये कॉमन सेंस। तो आपका आंसर प्लस आने लगेगा। और अगर आप एकदम ब्लाइंड खेलना चाहते हैं तो आप कहीं से भी निकालिए, बस वहां कंसेप्ट रखिएगा कि अगर कोई करंट माइनस आ रहा है तो जो पॉसिबल डायरेक्शन आप दिखा रहे हो करंट एक्चुअली उसके अपोजिट में चल रहा है, तो ये बनाना आपका काम होता है, सही है। तो चीजों को ऐसे एनालाइज करके एक एक करके इसमें आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, अब इसके बाद अगले सेक्शन में इंटर करेंगे। थोड़ा सा एक टर्म इसमें हम ऐड कर रहे हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में एक चीज छूटा हुआ है। एक्चुअली मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस वो नहीं है। जब कभी भी आप एक ऐसे सर्किट का बात करते हैं जिसमें सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों हो, बहुत ध्यान से समझना, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों हो, उसमें पूछा जाता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर लॉस, ये सब अच्छे से सुनिएगा। देखिए हम आपको एक चीज सतर्क करते हैं, समझिएगा जरा। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसा होता है ना जो आपको 10-15 मिनट कभी आया, उसके बाद है ना 2 साल कभी नहीं आता, या अगर 12 में हो तो 1 साल कभी नहीं आता। उसे बहुत खतरनाक चीज होता है। क्वेश्चन सेटर उसी को पकड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए। क्यों?
अब देखो तुमसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, उसके जगह पे कहां पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा कैरेक्टर जो कभी 10-15 मिनट पढ़ाई हुआ उसके बाद नहीं आया। उसी तरह आप करंट का सीरीज पैरेलल जब भी करंट पढ़िएगा सीरीज पैरेलल आते रहेगा, लेकिन ये जो अभी आ रहा है ये अभी 10 मिनट कुछ पढ़ाएंगे फिर कभी नहीं आएगा। तो ऐसे चीजों पे ध्यान रखा जाता है, ये सब क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका है। देखो इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, जब हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग जो आप लास्ट में पढ़े थे, मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपके करंट का वैल्यू आया था एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर और प्लस एन आर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एन आर बाई एम था, उस एम को मल्टीप्लाई करो और एम को ऊपर भेज दो, ठीक है। अभी आप ये सोचो कि अगर हमारे पास सर आपको मिक्स ग्रुपिंग के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मिक्स ग्रुपिंग का केस नहीं रहा, खाली सीरीज पैरेलल रहा, तो भाई अगर मिक्स ग्रुपिंग नहीं है खाली सीरीज है तो m के जगह 1 लिख लो। सर खाली पैरेलल है सर सीरीज नहीं है तो n के जगह 1 लिख लो, ठीक है। अगर दोनों है दोनों लेके चलो। सिचुएशन ये कहता है कि आपको एक ऐसा कंडीशन निकालना है जिसमें करंट हो जाए मैक्सिमम। करंट तो मैक्सिमम तभी होगा फॉर दिस, याद रखना, जब इसका डिनोमिनेटर हो जाए मिनिमम, मतलब एम आर प्लस एन आर का वैल्यू हो जाए मिनिमम। अगर मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा मिनिमम तो उस समय सर्किट में करंट का वैल्यू कैसा रहेगा, मैक्सिमम। ये लाइन समझ में आ रहा है। अब आगे का मैथमेटिक्स इसी का मिनिमम के लिए काम करेगा। हमारे पास एम आर प्लस एन आर ये चाहिए मिनिमम। थोड़ा एडजस्टमेंट समझना, क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एम आर का स्क्वायर, रूट अंडर एन आर का स्क्वायर -2 रूट अंडर एम आर रूट अंडर एन आर और +2 रूट अंडर एम आर रूट अंडर एन आर, और ये सब मिलके होना चाहिए मिनिमम। अच्छे से देखो, हो सकता है बहुतों को ये लाइन समझ में नहीं आए, कितना लंबा खुद से कैसे लिख दिए, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जैसे था वैसे ही है, लेकिन अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप लिख रहे हैं रूट अंडर एम आर रूट अंडर एन आर का स्क्वायर, यहां से यहां तक हो गया, और +2 रूट अंडर एम आर रूट अंडर एन आर, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू मिनिमम। सोचिए तो, अच्छे से सोचिए, दिमाग लगाइए, LHS मिनिमम कब होगा? कोई कंडीशन बताओ कि LHS मिनिमम हो रहा है। जब ब्रैकेट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाए। ब्रैकेट के अंदर अगर 0 हो जाए तो सबसे कम वैल्यू इतना आएगा, बाकी ब्रैकेट के अंदर में माइनस हो या प्लस हो उसका स्क्वायर तो जुड़ ही जाएगा। तो सबसे कम LHS उस समय आएगा जब ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म कितना हो जाए, 0। तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर ये 0 हो जाए, एम आर इज इक्वल्स टू एन आर हो जाए, या कैपिटल R इज इक्वल्स टू एन आर बाई एम हो जाए। ठीक है सर, समझ गए हैं, R इक्वल्स टू एन आर बाई एम हो जाए। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बता दो तो, R इक्वल्स टू एन आर बाई एम, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सेल्स के कॉम्बिनेशन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अगर बराबर हो जाए तो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए। इस लाइन को पकड़िए, फॉर I इक्वल्स टू मैक्सिमम। याद रखिएगा,
एक्सटर्नल आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इंटरनल आर इक्विवेलेंट ऑफ सेल्स। कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट के साथ बराबर होगा, सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, सर्किट में पावर का लॉस मैक्सिमम होगा। पावर का लॉस मैक्सिमम कोई बोले, सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम तुमसे कोई बोले, तुमको ये दिमाग में रखना है कि ये तभी अचीव हो सकता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और सेल्स के कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सेम हो जाए। एक छोटा सा हम एग्जांपल रखते हैं, तुम इसको समझो। एकदम छोटा सा एक एग्जांपल है। तुम्हारे पास ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 1 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 2 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पे है 10 ओम और यहां पे है आर। तुमसे बोला गया कि इस आर का वैल्यू निकालो ताकि सर्किट में करंट हो जाए मैक्सिमम। तुमसे बोला गया आर का वैल्यू निकालो ताकि सर्किट में करंट हो जाए मैक्सिमम। फाइंड R so that I becomes maximum। बोलो कैसे बनाओगे, आराम से सोच के बोलो कैसे बनाओगे। कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट? इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना है? 3 है सर, बिकॉज दोनों सेल सीरीज में है तो दोनों R ऐड हो जाएगा सेल्स का। 1 + 2 ओम इज 3 ओम। किससे इक्वेट करेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के साथ, मतलब 10 और R पैरेलल में है तो 10R बाई 10 + R से इक्वेट करेंगे, 3 को R निकाल देंगे। क्या लॉजिक समझ में आया? फिर से देखो, बिकॉज इस क्वेश्चन में मेंशन है कि मेरा करंट का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बराबर हो। इंटरनल रेजिस्टेंस में दोनों सेल सीरीज में है तो 1 + 2 होगा और एक्सटर्नल में 10 और R पैरेलल में है तो 10R बाई 10 + R होगा। बस इसको इक्वेट करके R निकाल दीजिए। और पता है, आप एकदम विश्वास कीजिए, अगर आप ये 15 मिनट का टॉपिक भूल गए ना तो आप कहीं से नहीं निकाल पाइएगा। आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि आई मैक्सिमम के लिए करे क्या। बात समझे? आप तो वहां खोजने लगिएगा कि आई कैसे निकाले, ई कैसे निकाले, वो कैसे हो। तुम डिफरेंशिएशन की तरफ चले जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बस खाली एक लाइन पे ये कंसेप्ट बेस्ट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सेम होता है अगर सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम या इवन पावर मैक्सिमम लिखा रहे तो भी यही काम करना है, क्योंकि पावर तो उसी समय मैक्सिमम होगा जब आई मैक्सिमम होगा, I²R। इज दिस क्लियर? नोट करो इसको अच्छे से। क्या लिखा हुआ? कॉल फ्रॉम सौर्या पांडे। ये कभी बच्ची कॉल की थी आज सुबह में 9 बजे, हम मैच में थे, हम काट दिए तो हम डाल लिए थे कि इसको कॉल करना है। ठीक है, अभी फिर हम मैच में। देखिए ध्यान से, आपके पास एक सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को ऐसे कि तुम्हारे पास अगर 4 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारे दिए गए डायग्राम के हिसाब से अपने आप को अरेंज करके रखा है। इस डायग्राम में 4 रजिस्टर है, R1 R2 R3 R4। बीच वाले पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और नीचे में एक सेल कनेक्टेड है। आप याद कीजिए, आपको कैपेसिटर में भी ये वर्ड सुनाई दिया है।
अगर C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 हो तो A और B पॉइंट या B और कोई पॉइंट था उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो बीच का जो एलिमेंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, करेक्ट ना। वही चीज यहां पढ़ने जा रहे हो, एक्चुअली वो टॉपिक यही का है, ठीक है। आपको सबसे पहले इसका बैलेंसिंग कंडीशन डिराइव करना है, वही बैलेंसिंग कंडीशन जो कैपेसिटर में था C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, आज रजिस्टर में आएगा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, लेकिन वो कंडीशन आता कैसे है तुम आज वो देखोगे, उस दिन तो डायरेक्ट लिख लिए थे, आज वो देखोगे। मान लो जैसे सेल से करंट निकला I, या I करंट यहां तक गया, इस पॉइंट पे जाके ऊपर चला गया I1 और इसमें चला गया I माइनस I1, यह है I माइनस I1। इधर से करंट I1 गया, नीचे चला गया IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और फिर इधर बचा हुआ करंट है I1 माइनस IG। ऊपर से करंट IG आया नीचे, इधर से आया I माइनस I1, दोनों ऐड कर लो, क्या ये I माइनस I1 प्लस IG आएगा। अब देखिए जी, इधर से I1 माइनस IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 प्लस IG आ रहा है, दोनों को जोड़ो तो माइनस I1 प्लस I1 कट गया, प्लस IG और माइनस IG कट गया, क्या ये दोनों ऐड होके I हो गया। हम आपको लास्ट डे भी बोले थे, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, जंक्शन रूल आप सही लिखे हैं या गलत, इसको पता करने का तरीका होता है कि जिस बैटरी से जितना करंट आप निकाले हैं फाइनली उतना इंटर करना चाहिए। अब इंटर कर रहा है मतलब सब कुछ सही है। अब आप लगाइएगा लूप रूल। पॉइंट है मेरे पास A, B, C, D, let it is E and F। Applying loop rule in loop, छोटा सा लूप लेते हैं, A, B, D, A, देखो ये वाला लूप A, B, D, A, A, B, D, A। चलिए हम लोग थोड़ा एक बार बोल दे, उसके बाद लिख देंगे। जब हम A से B जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I1 R1, यहां भी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G माइनस IG इंटू G। फिर हम लोग यहां से इधर जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, जब करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस I माइनस I1 इंटू R3, तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 0, तो वैल्यू हो रहा है माइनस ऑफ I1 R1 minus of IG into G and plus of I minus I1 into R3 and that should be equals to 0. Let this is equation 1, ये equation 1 है। अब इन लूप एक दूसरा लूप ले लो, चलो इसको ले लेते हैं, B C D B, B C D B, B से C करंट के डायरेक्शन में माइनस ऑफ I1 माइनस IG इंटू R2, करंट के अपोजिट में प्लस ऑफ I माइनस I1 प्लस IG प्लस ऑफ I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाइड विथ R4, ठीक है। और फिर देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस की माइनस, प्लस IG इंटू G प्लस IG इंटू G एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 है। कभी भी कोई व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जब आप बनाते हो, अगर उसमें बैलेंसिंग कंडीशन आपसे कोई बोल दिया जाए तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ब्रिज को तब बैलेंस माना जाता है जब रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 0, जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना हो जाए 0। फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करंट थ्रू
करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। आप जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाला करंट है उसको 0 लें। जब आप गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 लेंगे तो जहां जहां इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में Ig है उसको 0 कीजिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या हो गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या हो गया, -I1R1 -I1R1 ये 0 प्लस I माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। सही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, उसको दूसरे साइड भेजो। I माइनस I1 एंड R3 इज इक्वल टू I1 R1। तो क्या इसको लिख सकते हैं I माइनस I1 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R3। लेट दिस इज इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 मानिए। ये इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 निकला। अब इक्वेशन 2 में Ig के जगह पे 0 पुट करो। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, बोलो, -I1 इंटू R2, Ig के जगह 0 पुट करना है, -I1 इंटू R2 प्लस I माइनस I1 इंटू R4 प्लस I माइनस I1 इंटू R4 क्या हो गया 0। ये टर्म तो 0 है, इसको उधर भेजो। I माइनस I1 इंटू R4 इज I1 इंटू R2। आप लिख सकते हो I माइनस I1 बाई I1 इज इक्वल टू R2 बाई R4। ये रहा इक्वेशन 4। 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, 3 और 4 को कंपेयर कीजिए। क्या दोनों का LHS सेम है? तो दोनों का RHS भी सेम होगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4, और यू कैन से दैट कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। जो आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं ना, ये वो सर्किट होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ये वो सर्किट होता है जिसमें R1 बाई R2 का वैल्यू R3 बाई R4 के बराबर हो। जैसे ही कोई ऐसा सर्किट तुमको दिखाई दे, चाहे कैपेसिटर का बात करें या रजिस्टर का, जिसमें R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 हो, याद रखना कि दैट ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, और बैलेंसिंग कंडीशन में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। आप ये समझ पा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो 0 क्यों हुआ होगा? 0 इसलिए होगा क्योंकि B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सेम। जब B और D पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सेम, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर इज नो करंट, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सही है, ये सारा पॉइंट्स आगे लिखेंगे, पहले यहां तक आप नोट कर लो अच्छे से। देखिए, जो अभी आप कंडीशन निकाले उसको हम लोग है ना व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। टर्म्स ऐसे सीखो, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर होगा। इस केस में जैसे आप ये सर्किट देख पा रहे हैं, इस केस में जो B और D पॉइंट है उनका पोटेंशियल आपस में सेम होता है। B और D पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B एंड D आर सेम। B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब आगे समझो, अगर इस B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो चाहे इन पॉइंट्स के बीच आप कोई कैपेसिटर जोड़ दें, या कोई रजिस्टर लगा दें, या कोई गैल्वेनोमीटर लगा दें, सब यूजलेस है क्योंकि हर किसी का रीडिंग 0 आने हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर कोई वोल्ट मीटर जोड़ देंगे इस बी और डी के बीच तो उसका भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर रीड्स पोटेंशियल डिफरेंस, और जब दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो डिफरेंस इज जीरो। तो इन दोनों के बीच, सो बिटवीन पॉइंट B and D, no circuit element is useful। कोई भी सर्किट एलिमेंट आपके काम का नहीं है। दे कैन बी रिमूव्ड, आप उसको खोल के हटा सकते हैं, आप उसको खोल के हटा सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको याद होगा तो इस पे ढेर सारा आप कैपेसिटर का न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अब अगर रजिस्टर में बारी आप देखेंगे तो रजिस्टर में भी इसका खूब सारा न्यूमेरिकल मिलता है। जरा देखिएगा, समझिएगा। हम कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट आपके सामने रख रहे हैं। पहला देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सब रेजिस्टेंस मान लो आ रहा है, सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं। बोलो तो कौन हट जाएगा? ये बीच वाला, दिस कुड बी रिमूव्ड, आप इसको खोल के हटा सकते हैं। ठीक है। अभी और देखिए, हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस आ रहा है। बताओ किसको हटा दोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट के हिसाब से? ये वर्टिकल वाला, ये सीधा वाला, इसको खोल के हटा दीजिए। जब आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, देखिए सर्किट कितना सिंपल हो जाता है। ये आर और ये आर सीरीज में, और फिर तीनों किसमें? पैरेलल। ठीक है। अगला देखो, अगला देखो और समझो। ये हम लोग के पास 6 ओम, ये 9 ओम, ये हम लोग के पास 4 ओम और ये 6 ओम। दिस वन इज 5 ओम। कौन हटेगा? बीच वाला 5 ओम कैन बी रिमूव्ड। तो बिकॉज कैपेसिटर का बहुत सारा न्यूमेरिकल का एक बैकअप है, तो अब यहां पे ज्यादा काम करने का, वैसा परेशान होने का जरूरत नहीं है। बात समझ गए? बहुत सारा काम वहां कर चुके हो, बस वही चीज यहां भी लगता है। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और इसमें एक लेवल आगे। अगर हम लोग किसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में, अगर हम लोग किसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में, देख लो यहां पर, यहां देखो, अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर और सेल के पोजीशन को इंटरचेंज कर दे, मतलब जहां गैल्वेनोमीटर था वहां सेल लगा दे और जहां सेल था वहां गैल्वेनोमीटर कर दे, इंटरचेंज। ठीक है। इफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज देयर पोजीशन, बताओ तो क्या होगा? अगर गैल्वेनोमीटर के जगह पे सेल आ जाए और सेल के जगह गैल्वेनोमीटर आ जाए, आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये R3 है, ये R4 है। यहां पे जोड़ दें गैल्वेनोमीटर और यहां पे लगा दें बैटरी। पॉइंट है मेरा A, B, C एंड D। सोच के बताइए आराम से, क्या अभी भी B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है B और D का, ये अब कुछ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बैलेंसिंग कंडीशन जितना पहले था वैसा अब भी रहेगा। बैलेंसिंग कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। बैलेंसिंग कंडीशन अनचेंज्ड।
बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अभी भी आप वही बोलोगे कि सर R1/R2 इज R3/R4, लेकिन एक बात अब ध्यान रखना, बैलेंसिंग पॉइंट चेंज कर गया है। बैलेंसिंग पॉइंट चेंजेस। अब किसका पोटेंशियल है जो सेम आएगा? ए और सी का। अब पोटेंशियल ए का और सी का सेम आएगा और बी और डी का पोटेंशियल सेम नहीं है। देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, जितना सेल का होगा वो जितना एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो गैल्वेनोमीटर सर्किट का मतलब ये होता है बैलेंस्ड कंडीशन फॉर गैल्वेनोमीटर, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जब हम लोग बोलेंगे तो ये चलता है। कोई भी अगर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस है तो बैलेंसिंग पॉइंट के अक्रॉस में अगर आप कोई भी रजिस्टर, कैपेसिटर कुछ भी जोड़िएगा वो यूजलेस है। ठीक है, नोट करो यहां तक खत्म। मीटर ब्रिज देखिए, थोड़ा इस अरेंजमेंट को समझिएगा। ये दो मेटालिक फ्रेम है या मेटालिक स्टैंड है, मेटल का दो स्टैंड है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ए से लेके बी तक एक 1 मीटर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर बंधा हुआ है। ए से लेके बी तक 1 मीटर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर बांधा हुआ है। ऊपर में बीच में भी एक सपोर्ट है। इस ब्रांच में एक रेजिस्टर है जो नॉन रेजिस्टेंस है, मान लो आर के, नॉन रेजिस्टेंस, और इस ब्रांच में एक अननोन रेजिस्टेंस है RX। मीटर ब्रिज सर्किट एक्चुअली एक ऐसा सर्किट है जो आपके बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पे प्रिंसिपल, मतलब उस पर बेस्ट है। और इसका मेन एप्लीकेशन होता है कि आप इसके हेल्प से है ना किसी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप रोड पे घूम रहे हैं, आपको एक मेटल का पीस मिल गया, आपका मन है कि चलिए हम लोग इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, उस मेटल पीस को लाओ यहां लगा दो। ठीक है, आपको कुछ और मिला, जैसे एक वायर मिल गया, आप चाहते हो उसका रेजिस्टेंस मेजर करें, उसको लाओ यहां लगा दो। सर ये काम कैसे करता है? देखिए, आप किसी भी अननोन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक नोन रेजिस्टेंस को बगल में लगाना पड़ेगा। जैसे ये लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस आप पहले से इसका वैल्यू जानते हो, 10 ओम है, 20 ओम है कि 100 ओम है कि 500 ओम है, वो आप पहले से जानते हो। आप इसको नहीं जानते, इसको निकालना है। अब आप यहां से करंट को ड्राइव करने के लिए सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए और ब्रिज मेरा बैलेंस है या नहीं, तुम सुनना ध्यान से, ब्रिज मेरा बैलेंस है या नहीं इसका पता लगाने के लिए एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दीजिए। थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को हमें ना 2 मिनट ज्यादा खींचते हैं ताकि आपको है ना कुछ अभी जो डाउट हो रहा था उसको हम दूर कर सके। देखिए होगा क्या ना कि गैल्वेनोमीटर का फ्री एंड है, इसको हम जहां चाहेंगे वायर पे टच कराएंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट के नजरिए से देखना, थ्योरी मत सोचना। हाँ, हम इसको जहां चाहेंगे वहां टच करेंगे। मान लो जब हम इसको यहां टच किए तो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है, 2 एम्पियर 5 एम्पियर कुछ दिखा रहा है। तो फिर हम यहां की जगह यहां टच करेंगे, हो सकता है अभी भी जीरो नहीं है। ऐसे जब हम अलग 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 जगह टच करते रहेंगे धीरे धीरे, तो 2 मिनट 5 मिनट मेहनत करने के बाद हमको एक आइडिया मिल जाएगा ना कि कहीं ना कहीं टच करने से जीरो आ रहा। गैल्वेनोमीटर का ये काम। अब जब ये टच करने से इसका रीडिंग जीरो आ गया, अब आप तैयार है कि हाँ भाई ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। आप इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ देख लीजिए, यहां से यहां तक लेंथ होगा, लेंथ AC, और ये भी लेंथ तो पता है ना, लेंथ CB 100 में से माइनस कर दो ऐसे ही। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो 70 है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 90 है, ये आपको मालूम है। ठीक है, समझ पाए? ये C पॉइंट का खोज हम लोग कब कर पाए? जब आप गैल्वेनोमीटर लिए, गैल्वेनोमीटर लिए तब आपको पता चला कि हाँ सर अभी जाके इस लेंथ पे जाके मेरा ब्रिज बैलेंस है।
इज दिस क्लियर? आपको पता चल रहा है यहां पे 4 ब्रांच का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, दिस रेजिस्टेंस 3 एंड दिस रेजिस्टेंस 4। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। समझ पाए? ठीक है। मान लो ऐसा, लेट C इज नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है जहां ब्रिज बैलेंस है। लेट C इज नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड। सो तैयार रहना कि रेजिस्टेंस नोन बाय रेजिस्टेंस अननोन इज रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AC बाय रेजिस्टेंस CB। समझ पा रहे हो? R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। करेक्ट है। अब नीचे वाले वायर के बारे में समझिए, नीचे वाले वायर के बारे में समझिए। फॉर वायर AB वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। तो तय रखना कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। बोले सर कैसे? क्या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई होता है? अब देखो मटेरियल तो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बोल दिए सेम है, तो किसी पोर्शन का रेजिस्टेंस उस पोर्शन के लेंथ पे डिपेंड किया। सही है। अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो रेजिस्टेंस नोन बाय रेजिस्टेंस अननोन इज लेंथ ऑफ पोर्शन AC बाय लेंथ ऑफ पोर्शन CB होगा। देखिए करना क्या है, सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट है, उस तरीके से देखो। हमको एक वायर मिल गया, हम चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस निकालना, यहां लाके जोड़ दिए। अब हम उसके बगल में लगा दिए हैं 200 ओम का एक रेजिस्टर, 200 ओम मालूम है। फिर हम अपना गैल्वेनोमीटर का फ्रीड लिए, अलग अलग जगह टच किए, एक जगह टच किए, जब 40 सेंटीमीटर था लेफ्ट वाला तो हो गया रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0। तो लिखेंगे 200 बाई x इक्वल्स टू 40 बाई 60। 200 बाई x इज इक्वल्स टू 40 बाई 60। सॉल्व करके x निकालो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको थ्योरी के नाम पे हम ये लिखाएंगे अभी। बताओ इस मीटर ब्रिज के वर्क करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वही जो बैलेंसिंग कंडीशन है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, पहला लाइन। दूसरा, एक कंसेप्चुअल टर्म तुमसे इसमें पूछा जा सकता है या जाता है कि अगर हम दोनों ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा रख दे, मतलब इधर है मान लो कुछ फ्यू रेजिस्टेंस जिसका आइडिया है कि हाँ ये 10, 20, 50 ओम के आसपास आएगा, और उधर हम लगा दिए 1000, 2000, 5000 ओम, तो पता क्या होगा? जब इधर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, सोच के बोलना, जब इधर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो मेरा ये बैलेंसिंग पॉइंट लेफ्ट में A के नजदीक होगा कि राइट में B के नजदीक? राइट में B के नजदीक होगा। इधर का लेंथ बड़ा आएगा, राइट में B के नजदीक होगा। देखिए अगर आप कोई भी इंड के नजदीक पहुंचते हैं ना, तो इंड पे है ना वायर का गांठ बांधा रहता है, समझते हैं? नॉट, वहां सोल्डिंग वोल्डिंग कुछ तो होगा। सोल्डिंग समझते हैं आप लोग? अरे मेटल को पिघला के वायर को डाल जाता है। सर्किट देखा है कभी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट? उस पर देखा छोटा छोटा मेटल पिघला के डाला रहता है, उसको सोल्डिंग कहते हैं। सोल्डिंग जब होगा ना, वायर का सोल्डिंग होगा ना, तो वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता। तो हमेशा इस बात से बचिएगा कि बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो किसी इंड के नजदीक आए, क्योंकि इंड के नजदीक आएगा तो वहां यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला काम नहीं करता। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? इसलिए मीटर ब्रिज का सही एप्लीकेशन तब माना जाता है जब इन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में हो, कोई बहुत बड़ा ना हो। सेम ऑर्डर में रहने से क्या फायदा है सर? कि आपका बैलेंसिंग कहीं बीच में आएगा, यहां से यहां तक आएगा, कोई कोना में नहीं आएगा। कोना में नहीं आएगा तो वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वेरिएशन है वो भी आपको इफेक्ट नहीं करता। लॉजिक समझ में आया?
तो ये 2 गो क्वेश्चन है, आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, लिखो, दिस मीटर ब्रिज सर्किट is used to find unknown resistance, full stop. For this working principle is balancing condition of Wheatstone bridge circuit. For this working principle is balancing condition of Wheatstone bridge circuit. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, for accurate measurement we have to take known and unknown resistors in same order, because if their resistance differ very much, then null point is close to one end, which does not give accurate measurement. Due to non-uniform area of cross section. ठीक है, अब ये भी बात एक तय है, यहां पे सुन लेना, लास्ट है, खत्म करें। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 मीटर का ही वायर रहेगा। ठीक है, कभी कभी 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर ऐसा भी वायर है। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है ये, यहां पे एक 70 सेंटीमीटर का वायर है, ये हम लोगों के पास 50 ओम है, ये हम लोगों के पास x ओम है, और आपका ये पॉइंट यहां टच करा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया फाइंड x, आपको x निकालना है। क्या बनाओगे, बोलो एक बार में बोलो, 50 बाई x इज इक्वल्स टू 30 बाई 40। सॉल्व करो, आंसर आएगा। एक और वर्ड सुनो, कभी कभी यह भी मेंशन होता है कि देयर इज सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस विच इज संटेड। जब वर्ड संटिंग रहे ना, संटिंग का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखा रहेगा संटिंग, तो समझ जाना कि वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात है। अब हम बोलेंगे x के साथ 10 ओम संटेड है, ठीक है, तो समझ जाना x और 10 जो है वो पैरेलल में जुड़ा है।
तो जहां x आप लिख रहे थे, जैसे अभी आप क्या लिख रहे थे, अभी आप लिख रहे थे 50/x लिख रहे थे ना, उस समय तुम लिखोगे 10x/10 + x एंड दैट विल बी इक्वल टू 30/40। अब सॉल्व करो x, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस भी है ना तुम्हारे सामने बना बना के दिया रहता है। तो सेंटिंग वर्ड रहेगा तो उसका मतलब होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? नोट कीजिए इतना, बस इतना ही रखते हैं आज।